हमने पूरा काकती वंश पढ़ा। काकती वंश में आप देख रहे हो कि बहुत सारा क्या हुआ है, विद्रोह हुआ है, जो किसके द्वारा किया गया है, जनजातियों के द्वारा किया गया है। तो आज हम पढ़ेंगे प्रमुख जनजाति विद्रोह। क्या पढ़ेंगे? प्रमुख जनजातीय विद्रोह। प्रमुख जनजाति विद्रोह, जिसमें सबसे पहला पढ़ेंगे कौन सा? हलबा विद्रोह। सबसे पहला कब से पढ़ेंगे? हलबा विद्रोह। और ये हलबा विद्रोह जो है 1774 से 1777 तक चलेगा। ठीक है, ये कोई जनजातियों के द्वारा विद्रोह नहीं था, लेकिन जनजाति शामिल हुए, इसलिए इसको क्या नाम दिया गया है? जनजाति विद्रोह दिया गया है। ठीक है, याद करो, मैंने आपको काकती वंश पढ़ाया। काकती वंश में एक राजा था जिसका नाम था दलपत देव। क्या नाम था? दलपत देव। दलपत देव। और इस दलपत देव के दो बेटे थे। एक का नाम क्या था? बड़ा बेटा का नाम दरिया देव, और छोटा बेटा का नाम क्या था? अजमेर सिंह। ठीक है, छोटा बेटे का नाम क्या था? अजमेर सिंह। ठीक, लेकिन राजा बनना था बड़ा बेटा किसको? दरिया देव को, है ना। और राजा बन गया कौन? अजमेर सिंह। राजा बनना था दरिया देव को, लेकिन जनता का पसंद अजमेर सिंह था, इसलिए राजा बना दिया गया किसको? अजमेर सिंह को। ठीक, जिससे गुस्सा हो गया कौन? दरिया देव। तो अब दरिया देव ने किससे सहायता मांगा? अपने दोस्त जयपुर का शासक। जयपुर शासक किससे? विक्रम देव। जयपुर का शासक कौन था? विक्रम देव। विक्रम देव। उसके बाद कौन था? मराठा। और मराठाओं के साथ आ गए थे कौन? अंग्रेज। तो इतने लोगों से इसने सहायता मांगा, और इस सहायता के चलते अजमेर सिंह के ऊपर क्या किया? युद्ध किया। तो अजमेर सिंह जो है जब युद्ध किया तो पराजित हो गया, और पराजित होकर वो महल छोड़कर भाग गया युद्ध क्षेत्र, और डोंगर क्षेत्र में जाकर क्या किया? संरक्षण लिया। डोंगर क्षेत्र में जाकर संरक्षण लिया। इस डोंगर क्षेत्र में कौन से जनजाति के लोग रहते थे? हलबा जनजाति के लोग रहते थे। तो इन हलबा जनजातियों के साथ मिलकर अजमेर सिंह ने पुनः इनके ऊपर आक्रमण किया। ये सब मिल गए, अजमेर सिंह और हलबा जनजाति के लोग मिल गए और पुनः इस दरिया देव के ऊपर आक्रमण किया। लेकिन महल पे अब पूरा अधिकार किसका हो चुका था? दरिया देव का, यानी उसका ताकत बढ़ चुका था। और इसी शक्ति का प्रयोग करके इन दोनों के उत्तराधिकारी युद्ध में कौन सी जनजाति भाग ले रही है? हलबा। और इसमें हलबा जनजाति के बहुत लोग मारे गए, इसलिए इस उत्तराधिकारी युद्ध को क्या नाम दिया गया? हलबा विद्रोह नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? हलबा विद्रोह नाम दिया गया। और यही छत्तीसगढ़ का पहला जनजाति विद्रोह है। छत्तीसगढ़ का पहला जनजाति विद्रोह। छत्तीसगढ़ का पहला जनजाति विद्रोह कौन सा है बोलेगा तो वो कौन सा है? हलबा विद्रोह। छत्तीसगढ़ का पहला जनजाति विद्रोह है कौन सा? हलबा विद्रोह। और इसी हलबा विद्रोह के चलते कौन सी संधि हुई थी? कोटपाट की संधि। कौन सी संधि हुई थी? कोटपाट की संधि हुई थी। कब हुई थी कोटपाट की संधि? 6 अप्रैल 1778 को। कोटपाट की संधि कब हुई थी? 6 अप्रैल 1778 को। एक तरफ कौन था देने वाला? दरिया देव, है ना। दरिया देव था। और किसको किसको देगा? मराठाओं को देगा। मराठाओं को। तो मराठाओं की ओर से कौन आया था? त्र्यंबक अवीर राव। इस संधि में भाग लेने मराठाओं की ओर से कौन आया था? त्र्यंबक अवीर राव। अंग्रेज कौन आए थे? अंग्रेजों की तरफ से कौन आया था? जॉनसन। और साथ में इसका दोस्त था कौन? जयपुर का शासक जिसका नाम क्या था? विक्रम देव। ठीक है, तो अब इस संधि में सब लोग बैठे हैं, चाय पानी हो गया, तो अब लेन देन की बात होगी। तो लेन देन की बात में मराठाओं ने कहा कि हमने आपका बढ़ चढ़ के क्या दिया? साथ दिया, आपको राजा बनाया, तो प्रत्येक वर्ष आपको कितना देना पड़ेगा? 59,000 टकोली देना पड़ेगा। प्रति वर्ष कितना देना पड़ेगा? 59,000 टकोली देना पड़ेगा। ऐसा मराठाओं ने अपना बात रखा। ठीक है, अब मराठाओं के साथ कौन आए थे? अंग्रेज लोग डायरेक्ट नहीं आए थे, वो मराठाओं के साथ आए थे। इसलिए अंग्रेजों ने कहा कि हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको अभी जब तक मराठे हैं तब तक कुछ नहीं चाहिए, मराठाओं के बाद हमको क्या चाहिए? शासन। जैसे अभी मराठा ले रहे हैं और मराठा जब नहीं रहेंगे तो मराठाओं के बाद किसको देना पड़ेगा? अंग्रेजों को देना पड़ेगा। ऐसा अंग्रेजों ने अपना पक्ष रखा किसमें? कोटपाट की संधि में।
है नहीं। अब ये दरिया देव बोला सब जन तो मंग दोस्त तहु मंगले कुछ तहु साथ दे, है नहीं। तो ये बोला कि उड़ीसा से लगा हुआ जो 5 परगना है वो मेरे को दे दे, है ना। तो ये कोट पाट की संधि में दरिया देव ने अपने दोस्त विक्रम देव को कितना परगना दिया? 5 परगना दिया, जिसमें पहला परगना यही था जिसका नाम क्या है? कोट पाट। कौन सा है? कोट पाट। एक का नाम है चुड़चुड़ा, एक का नाम है पोड़ागढ़, चुड़चुड़ा पोड़ागढ़, एक है उमारकोट, उमारकोट। ठीक है, कितना हो गया? कोट पाट, चुड़चुड़ा, एक का नाम है आपका पोड़ागढ़ और एक का नाम है उमारकोट और एक है कौन सा? रायगढ़। एक है कौन सा? रायगढ़। ये 5 परगने जो है दरिया देव ने जो है इस कोट पाट की संधि के तहत किसको दे दिया? अपने शासक विक्रम देव को दे दिया। क्लियर है? तो ये था पहला जनजाति विद्रोह, उसका कारण, उसका प्रभाव। ठीक है, कारण क्या था कि दोनों भाई दरिया देव और अजमेर सिंह क्या कर रहे थे? उत्तराधिकारी लड़ रहे थे, जिसमें दरिया देव ने साथ मांगा किसका? अपने दोस्त जयपुर के शासक विक्रम देव का, मराठाओं का और अंग्रेजों का। इन्होंने किसको पराजित कर दिया? अजमेर सिंह को। अजमेर सिंह कहां गया? डोंगर क्षेत्र। कहां गया? डोंगर क्षेत्र। अच्छा, आपको क्वेश्चन आता है हलवा विद्रोह का प्रारंभ कहां से हुआ था? तो हलवा विद्रोह का प्रारंभ कहां से हुआ था? डोंगर क्षेत्र से हुआ था। कहां से? डोंगर क्षेत्र। क्योंकि अजमेर सिंह जो है अपना महल, अपना जो लड़ाई वाला स्थान था, युद्ध क्षेत्र था, वहां से भाग के कहां गया था? डोंगर क्षेत्र गया था, जहां उनका साथ दिया किसने? हलवा जनजाति के लोगों ने। तब अजमेर सिंह और हलवा जनजाति के लोगों ने वापस किसके ऊपर आक्रमण किया? दरिया देव के ऊपर। लेकिन दरिया देव जो है शक्तिशाली हो चुका था, तो उसने अजमेर सिंह को मार दिया और इस युद्ध में बहुत सारे हलवा लोगों की मृत्यु हुई। इसलिए इस उत्तराधिकारी युद्ध को क्या कहा गया? हलवा विद्रोह कहा गया, जो सबसे पहला जनजाति विद्रोह बना छत्तीसगढ़ का। और इसका प्रभाव यह पड़ा कि कोट पाट की संधि हुई और इस कोट पाट की संधि के तहत 6 अप्रैल 1778 को मराठाओं की ओर से त्र्यंबक अबीर राव आया था, जिनको 59,000 टकोली देना स्वीकार किया गया। अंग्रेजों की ओर से जॉनसन आया था, जिसको कहा गया कि मराठाओं के बाद शासन उन्हीं का होगा। और जयपुर के शासक विक्रम देव को 5 परगने दिए गए। कौन कौन सा? कोट पाट, चुड़चुड़ा, पोड़ागढ़, उमारकोट और एक कौन सा है? रायगढ़। क्लियर है? यह था पहला जनजाति विद्रोह। कौन सा? हलवा विद्रोह। ठीक है, आगे बढ़े। 1795 में हुआ था भोपालपट्टनम संघर्ष। भोपालपट्टनम संघर्ष। इस समय राजा कौन था? इस समय 1795 में राजा कौन था? दरिया देव, है ना। तो आप भैया जो भी विद्रोह पढ़ रहे हैं, जनजाति विद्रोह, उसमें 2 चीज, एक उसका सन और उस समय राजा कौन था, ये 2 चीजें अच्छे से याद रखेंगे। तो भोपालपट्टनम संघर्ष 1795 में हुआ और उस समय राजा कौन था? दरिया देव। दरिया देव राजा था। दरिया देव राजा था, उसने कोट पाट की संधि जरूर की थी, लेकिन जो अंग्रेज लोग थे वो अभी बस्तर क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर पा रहे थे। उनका हस्तक्षेप जो है बस्तर के लोग बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। तो एक अंग्रेज अधिकारी था जिसका नाम था कैप्टन ब्लंट या मिस्टर ब्लंट। ये है ना, ये 1795 की बात है ना। ये क्या कर रहा था? 12 मई 1795 का घटना है। ये भोपालपट्टनम जाना चाहता था। 12 मई 1795 को ये कहाँ जाना चाहता था? भोपालपट्टनम। भोपालपट्टनम जाना चाहता था, लेकिन भोपालपट्टनम जाने के लिए इंद्रावती नदी है, उसको पार करना पड़ता है। और इंद्रावती नदी के पार में क्या लगा हुआ था? बस्तर की सेना। बस्तर की सेना जो ये चाहती थी कि जो मिस्टर ब्लंट है वो अपने लोगों के साथ जो है इंद्रावती पार करके भोपालपट्टनम ना जाए। यानी इंद्रावती नदी के एक किनारे पर रोक दिया बस्तर की सेना ने। किसको? मिस्टर ब्लंट को। 1 दिन बीत गया, 2 दिन बीत गया, लेन भैया जान दो, लेन भैया जान दो, लेकिन उन्होंने मना ही कर दिया। उन दोनों के बीच थोड़ा सा संघर्ष भी हुआ, उधर से गोलीबारी, इधर से तीर कमान चला, लेकिन कहीं भी इनको सफलता नहीं मिली। 17 दिन इंतजार करने के बाद 28 मई 1795 कितने दिन के बाद? 17 दिन बाद इसको चुपचाप वापस लौटना पड़ना अपना सिर झुका के।
है ना। तो इसी घटना को ही क्या नाम दिया गया है, भोपालपट्टनम संघर्ष। जब ये वापस जा रहा था तो वापस जाते वक्त इसने कांकेर का यात्रा किया था। वापस जाते वक्त इसने किसकी यात्रा किया था, कांकेर का यात्रा किया था। किसने, कैप्टन ब्लंट ने। क्लियर है। तो इसी घटना को जानते हैं किस नाम से, भोपालपट्टनम संघर्ष के नाम से। क्लियर है, समझ में आया। तो भोपालपट्टनम संघर्ष कब हुआ, तो 1795 में हुआ। किस राजा के समय हुआ, दरियादेव के समय हुआ। क्या घटना थी, तो एक अंग्रेज अधिकारी था जिसका नाम क्या था, मिस्टर ब्लंट। ये इंद्रावती नदी को पार करके कहाँ जाना चाहता था, भोपालपट्टनम जाना चाहता था, लेकिन बस्तर की सेना ने इसको रोक दिया। 17 दिन तक संघर्ष चलते रहा, लेकिन इसको वापस जाना पड़ा 28 मई 1795 को। इसी घटना को क्या नाम दिया गया, भोपालपट्टनम संघर्ष। क्लियर है। इसके बाद हम पढ़ेंगे अगला विद्रोह जिसका नाम है परलकोट विद्रोह या संघर्ष। परलकोट संघर्ष या परलकोट विद्रोह। ठीक है। देखो, इस समय राजा था महिपाल देव। राजा कौन था, महिपाल देव। वही महिपाल देव जिसने टकोली देना क्या कर दिया था, बंद कर दिया था। तब किसने आक्रमण किया था इसके ऊपर, खेमचंद साहू। हैं, नाम नहीं आएगा तो उसी का नाम ले देना, बेईमान। कौन किया था, रामचंद्र बाग इसके ऊपर आक्रमण किया था। तब सिहावा परगना दिया था। हाँ, और ये वही राजा है जो अप्रत्यक्ष ब्रिटिश काल का क्या बना, पहला शासक। यानी जब महिपाल देव शासन कर रहा था तो मराठा लोग जो है, उसका जो राजा था रघुजी तृतीय, वो बच्चा था, है ना। तो रघुजी तृतीय को राजा बनाकर पूरा शासन कौन संभाल रहे थे, अंग्रेज लोग संभाल रहे थे। तो अंग्रेज लोग छत्तीसगढ़ में शासन संभालने के लिए एक अधिकारी भेजते थे जिसको ब्रिटिश अधीक्षक कहा जाता था। क्या कहा जाता था, ब्रिटिश अधीक्षक, है ना। आगे पढ़ाऊंगा इसके बारे में। अभी कहानी समझो कि छत्तीसगढ़ में शासन चलाने के लिए कौन आ रहे थे, ब्रिटिश अधीक्षक, ब्रिटिश अधीक्षक। ठीक है। बस्तर में शासक कौन है, महिपाल देव। ठीक। और छत्तीसगढ़ मतलब ऊपरी हिस्से में कौन शासन कर रहा है, ब्रिटिश अधीक्षक का शासन चल रहा है। ठीक। अब इस समय बस्तर क्षेत्र में जो है बंजारों का जो है अधिकार को बढ़ा दिया गया। उस समय एक लोग होते थे जिनको बंजारा कहा जाता था, उनको अधिकार दे दिया गया कि वे व्यापार कर सकते हैं। और व्यापार करने के नाम पे वे पूरा बस्तर के लोगों का क्या करते थे, शोषण करते थे। ऊपर से देखो शासन किसका है, काकती वंश के राजा महिपाल देव का। लेकिन महिपाल देव किसकी अधीनता स्वीकार कर चुका है, मराठों की। और मराठाओं का शासन चला गया और कौन आ गया है, अंग्रेज। यानी एक शासन नहीं, कितना शासन चल रहा है, 3, काकती वंश का, मराठाओं का और अंग्रेजों का। इस सब शासन व्यवस्था से जो जनता थी वो क्या थी, पूरा असंतोष थी। सही तरीके से भाई एक जने चलाएगा तो अच्छा चलाएगा, लेकिन यहाँ एक नहीं, 2 नहीं, कितना चल रहा है, 3 जने का हस्तक्षेप चल रहा है, जिससे पूरा शासन व्यवस्था क्या हो गया था, चरमरा गया था। दूसरा, अबूझमाड़ क्षेत्र में शोषण बढ़ गया था। अबूझमाड़ क्षेत्र में शोषण बढ़ गया था। इन सब का नतीजा ये निकला कि परलकोट का जमींदार था, परलकोट का जमींदार जिसका नाम क्या था, गेंद सिंह। जमींदार जिसका नाम क्या था, गेंद सिंह। इसी के नेतृत्व में लोगों ने जो राजा है और जो प्रशासन है उसके खिलाफ क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया। और विद्रोह के दौरान ये मराठा अधिकारी और अंग्रेज अधिकारी, मराठा के जो अंग्रेज और कर्मचारी होते थे, है ना, मराठाओं के और अंग्रेजों के जो कर्मचारी अधिकारी होते थे, उनको ढूंढ ढूंढ के मारना क्या कर दिए, चालू कर दिए। समझ में आया। परलकोट विद्रोह, परलकोट विद्रोह क्यों हो रहा है, क्योंकि अप्रत्यक्ष ब्रिटिश शासन आ गया है, जिससे जनता क्या है, नाराज है। साथ में अबूझमाड़ क्षेत्र में क्या हो रहा है, शोषण हो रहा है। और इसके अलावा जो बंजारा लोग थे उनके द्वारा भी जो है जनता का क्या कर रहे थे, शोषण कर रहे थे। तो जनता परेशान हो गई। तो जनता जब परेशान हुई तो परलकोट के जमींदार गेंद सिंह के नेतृत्व में उन जनताओं ने क्या कर दिया, विरोध कर दिया। और उस विरोध का नतीजा ये निकला कि वो मराठा और अंग्रेजों के कर्मचारी और अधिकारी को क्या करने लगे, मारने लगे। ठीक है। अंग्रेज और मराठाओं के अधिकारी कर्मचारी को क्या करने लगे, मारने लगे। ठीक है। अब इस तरह से ये पूरा विद्रोह चल रहा है। जहां अंग्रेज और मराठा दिखते थे उसको ये जनजाति लोग क्या कर देते थे, मार देते थे, है ना। तो जगह जगह इनको क्या करना पड़ता था, छुपना पड़ता था, है नहीं। तो छुपने के लिए इन लोग जो है घोटुल का इस्तेमाल करते थे।
किसका इस्तेमाल करते थे? घोटुल युवा गृह का इस्तेमाल करते थे। आगे आप लोग पढ़ोगे घोटुल युवा गृह क्या होता है। जैसे आप लोग शिक्षा लेने के लिए कहाँ जाते हो? स्कूल कॉलेज जाते हो, तो वैसे ही जनजाति लोग जो है शिक्षा ग्रहण करने के लिए जहाँ जाते हैं उसको क्या कहा जाता है? युवा गृह कहा जाता है, जिसका नाम क्या है? घोटुल। इसको और आगे अच्छे से पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो परलकोट अभियान के दौरान जो विद्रोही थे वो किस स्थान पर रुकते थे? घोटुल युवा गृह में रुकते थे। क्लियर है? अब भाई आप लोग को जैसे उस समय तो टेलीफोन था नहीं, है नहीं तो इधर अंग्रेज अधिकारी आ रहा है तो मैं फोन करके बता दूंगा सतर्क रहना, उधर से अंग्रेज अधिकारी आ रहा है। ऐसा होगा कि नहीं होगा? अभी है कि नहीं? मोबाइल को साइलेंट करके रखना, नहीं तो बजेगा तो हम लोग को पकड़ लेगा यहाँ छुपे हैं करके। ऐसा करोगे अभी। अब उस जमाने में तो फोन था नहीं, तो कुछ ना कुछ तो संदेश भेजना पड़ेगा, संदेश देने के लिए कुछ चीज का उपयोग करना पड़ेगा। तो इन लोग जो है एक दूसरे को संदेश पहुंचाने के लिए धावड़ा वृक्ष की टहनियों का उपयोग करते थे। किसका उपयोग करते थे? धावड़ा वृक्ष की टहनियों का, धावड़ा वृक्ष की टहनियों का उपयोग करते थे। तो प्रतीक के रूप में, है ना, प्रतीक के रूप में धावड़ा वृक्ष की टहनियों का उपयोग करते थे कौन? परलकोट संघर्ष के विद्रोही, परलकोट संघर्ष के विद्रोही। और ये सारा घटना जो है ये दिसंबर 1824 का है। ये सारा घटना कब का है? दिसंबर 1824 का। दिसंबर 1824 में सारा घटना हो रहा है कि जनता जो है असंतोष हो गई प्रशासन से। तो किसके नेतृत्व में? परलकोट के जमींदार गेंद सिंह के नेतृत्व में क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया। विद्रोह किए तो इन लोग क्या करते थे? इन लोग जो है जितने भी अंग्रेज और वो मराठा कर्मचारी अधिकारी थे उनको मार दिया करते थे। और मारने के बाद इन लोग कहाँ छुपते थे? घोटुल युवा गृह में छुपते थे। और प्रतीक के रूप में किसका उपयोग करते थे? धावड़ा वृक्ष की टहनियों। इनका उत्पाद एकदम बढ़ गया, ठीक है। अब जैसे उत्पाद ज़्यादा बढ़ेगा, मान लो छिकदान क्षेत्र में ज़्यादा अपराध होने लगा, है ना, इंस्पेक्टर काम नहीं कर रहा है, थाना वाना काम नहीं कर रहा है, तो किसके पास जाओगे? एसपी के पास जाओगे? नहीं, तीर में आगे खैरागढ़ इसे करके। हाँ, तो वैसी ही पूरा ये जो घटना है ये इतना ज़्यादा बढ़ गया विद्रोहियों का, तो ये बात पहुंचा सीधा किसके पास? ब्रिटिश अधीक्षक एगेन्यू के पास। ये खबर किसके पास पहुंचा? एगेन्यू के पास। ब्रिटिश अधीक्षक एगेन्यू के पास पहुंचा कि जो जनता है, बस्तर की जनता है, उसने विद्रोह कर दिया है। तो एगेन्यू ने फिर डायरेक्ट संपर्क किया किससे? चांदा के पुलिस अधीक्षक से। किससे संपर्क किया? चांदा के पुलिस अधीक्षक से, जिसका नाम था कैप्टन पैबे। जिसका नाम क्या था? कैप्टन पैबे। और इस कैप्टन पैबे को डायरेक्ट आदेश दिया गया कि जो इस विद्रोह का मेन नेता है कौन? गेंद सिंह, उसको गिरफ्तार करो। ऐसे करके तो कैप्टन पैबे ने फिर अपना पूरा दल बल लेके गया कहाँ? परलकोट। और परलकोट में 10 जनवरी 1825 गेंद सिंह को क्या कर लिया गया? गिरफ्तार कर लिया गया। गेंद सिंह को क्या कर लिया गया? गिरफ्तार कर लिया गया। 10 मई 1825 गेंद सिंह को क्या कर लिया? पहले गिरफ्तार करेंगे, है ना, अब उसके ऊपर क्या चलाएंगे? मुकदमा चलाएंगे। और मुकदमा चलाने के बाद उसके ऊपर देशद्रोह का आरोप लगाएंगे। देशद्रोह का आरोप कैसे? किसका शासन चल रहा है? ब्रिटिश शासन चल रहा है, और तुम उसके ही खिलाफ जा रहे हो, मतलब तुम क्या हो? देशद्रोही हो। ऐसा आरोप लगाया गया किसके ऊपर? गेंद सिंह के ऊपर। और इतना तड़फड़ मुकदमा चला और सजा सुनाया गया। और 20 जनवरी, है ना, फांसी की सजा हुआ। 20 जनवरी 1825 को उसी के घर के सामने इसको क्या दे दिया गया? फांसी दे दिया गया। और यही गेंद सिंह बन गया छत्तीसगढ़ का पहला शहीद, छत्तीसगढ़ का प्रथम शहीद। तो छत्तीसगढ़ का प्रथम शहीद कौन है बोलेगा तो वो है परलकोट का जमींदार कौन? गेंद सिंह। ये था कौन सा संघर्ष? परलकोट संघर्ष। समझ में आया? तो परलकोट संघर्ष होने का कारण क्या था? पहले तो राजा कौन था? महिपाल देव, है ना। और ये संघर्ष कब हुआ? 1824-25 में, 1824-25 में हुआ। क्लियर है? किसी कोई डाउट है क्या? नहीं है ना? कहानी पूरा मजा आया? हाँ। परलकोट संघर्ष क्या था कि जब राजा महिपाल देव था, इस समय पूरे छत्तीसगढ़ बस्तर में क्या गया था? अप्रत्यक्ष ब्रिटिश शासन आ गया था, जिसमें बंजारों की जो क्या था? प्रतिनिधित्व था, अधिकारिता था, उसको बढ़ा दिया गया था, जिससे लोग असंतुष्ट थे, है ना, शासन से असंतुष्ट थे। और अबुझमाड़ क्षेत्र में जो है शोषण होना चालू हो गया था। इसी के चलते जनता ने परलकोट के जमींदार गेंद सिंह के नेतृत्व में क्या कर दिया?
विद्रोह कर दिया। और इस विद्रोह में क्या करते थे कि जितने भी मराठा और अंग्रेज कर्मचारी थे उनको मार देते थे। अब मारने के बाद इन लोग जगह छुपते थे, तो छुपने के लिए कौन से जगह का उपयोग करते थे? घोटुल युवा गृह का। और प्रतीक के रूप में किसका उपयोग करते थे? धावड़ा वृक्ष की टहनियों का। तब इसका जानकारी मिला किसको? ब्रिटिश अधीक्षक कैप्टन एगेन्यू को। तब उसने किससे संपर्क किया? चांदा के पुलिस अधीक्षक कैप्टन पेबे से। और इस पेबे ने ही किसको गिरफ्तार कर लिया? 10 जनवरी 1825 को गेंद सिंह को, उसके ऊपर मुकदमा चलाया गया, उसको फांसी की सजा दी गई। और 20 जनवरी 1825 को गेंद सिंह को क्या दे दिया गया? फांसी दे दिया गया उसी के महल के सामने। ठीक है, तो यही गेंद सिंह बन गया छत्तीसगढ़ का पहला शहीद। ध्यान रखना, अभी मैं आपको पढ़ाया हूं छत्तीसगढ़ का पहला शहीद। एक और क्वेश्चन आता है, छत्तीसगढ़ स्वतंत्रता संग्राम का पहला शहीद, वो अभी आगे आएगा। क्लियर है? अभी मैं आपको क्या पढ़ाया हूं? छत्तीसगढ़ का पहला शहीद। ठीक है, चलो आगे चलते हैं और बात करते हैं तारापुर विद्रोह का। तारापुर विद्रोह, ठीक है, तारापुर विद्रोह हुआ था 1842 में। 1842 में कौन था राजा इस समय? भैरम देव था क्या? हाँ, राजा कौन था? ये बेचारा जिंदगी में जितना राजपाट नहीं किया उतना ज्यादा विरोध का सामना किया है। कौन? भैरम देव। इसीलिए इसके शासन को क्या कहते हैं? सॉरी, भूपाल देव था क्या? हाँ, भूपाल देव था, भूपाल देव। राजा कौन था इसमें? भूपाल देव। इसके पिताजी ना, भैरम देव के पिताजी कौन? भूपाल देव। ठीक, भूपाल देव के समय हुआ था तारापुर विद्रोह। तारापुर जो है एक परगना था। तारापुर एक क्या था? परगना। जैसे छुगदान कस्बा है ना, छुगदान क्षेत्र, वैसी ही बस्तर में एक क्षेत्र है जिसका नाम क्या है? तारापुर। ये तारापुर क्षेत्र जो है अच्छा खासा उपजाऊ था। यहाँ आवक अच्छा होता था। क्या होता था? आवक अच्छा होता था। और इस तारापुर परगने का जो वो था, क्या बोलते हैं, प्रमुख, तारापुर परगने का जो प्रमुख था, जो जमींदार था, वो था कौन? दलगंजन सिंह। दलगंजन सिंह कौन था प्रमुख? दलगंजन सिंह। और मजे की बात, ये दलगंजन सिंह राजा का क्या था? भाई था, चचेरा भाई। यानी किसका भाई था? भूपाल देव का। भूपाल देव का चचेरा भाई है दलगंजन सिंह, जो तारापुर परगने का क्या है? प्रमुख है। अब कहानी सुनना। दीवान है एक जिसका नाम है जगबंधु। दीवान कौन है? जगबंधु। ठीक है, इसको लालच आया कि जो तारापुर परगना है वो क्षेत्र क्या है? उपजाऊ है, वहाँ पर आवक अच्छा होता है। तो जितना ज़्यादा आवक होता है तो मैं टैक्स को क्या कर देता हूँ? बढ़ा देता हूँ। तो आवक ज़्यादा है, टैक्स बढ़ाऊंगा तो वहाँ से मेरे को ज़्यादा पैसा मिलेगा। ऐसा करके दीवान जगबंधु ने तारापुर क्षेत्र में क्या कर दिया? टैक्स को बढ़ा दिया। तारापुर परगने में कर को क्या कर दिया? बढ़ा दिया। पूरा जनता में खलबली मच गया। तुम 10 रुपया टैक्स दे रहे हो जी, अचानक 50 रुपया करेगा, तुमको गुस्सा नहीं आएगा क्या? आएगा। और ऊपर से जो प्रमुख है कौन? दलगंजन सिंह, ये जनता का ही तैसी था। किसके बारे में सोचता था? जनता के बारे में सोचता था। और कई लोग प्रमुख होते हैं जो इसी के साथ मिल जाता, 50 का बल लेता, 60 लेना, 100 मोट डान, 50 ला मोट डान देवे, ऐसा वाला रहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं था ये दलगंजन सिंह, ये जनता के बारे में सोचता था। तो जैसे ही कर वृद्धि हुआ, इसका भी दिमाग खराब हो गया। किसका? जगबंधु का, है ना, सॉरी दलगंजन सिंह का, कि जबरदस्ती टैक्स को क्या कर दिया है? मेरे क्षेत्र में बढ़ा दिया गया है। तो जब यह दीवान जगबंधु टैक्स लेने के लिए या टैक्स के बारे में बताने के लिए तारापुर क्षेत्र पहुंचा, तो दलगंजन सिंह ने जनता के साथ मिलकर इस दीवान जगबंधु को क्या कर लिया? किडनैप कर लिया, कैद कर लिया, है नहीं। अब दीवान जगबंधु जो है क्या हो गया? कैद हो गया। अब भाई तुम्हारा इतना बड़ा क्षेत्र में मेन अध्यक्ष है, उसी के अगर तुम दीवान को या किसी कर्मचारी को किडनैप करोगे तो पूरा हाहाकार मचेगा कि नहीं मचेगा कि किडनैप हो गया ऐसे करके। तो दीवान जो मेन होता था अधिकारी उस समय, वो क्या हो गया है? किडनैप हो गया है। कौन किडनैप कर लिया है? तारापुर के जमींदार दलगंजन सिंह के साथ मिलकर जनता ने किडनैप कर लिया है। अब राजा चिंतित हो गया, मोरे भाई है कौन ला, मोरे अधिकारी क्या कर ले है? किडनैप कर ले है। तो राजा फोन उन किया किसको? भाई को, दलगंजन सिंह को जी। राजा कौन है? भूपाल देव। फोन उन किया होगा, छोड़ देन भाई ते कहाँ लगाए रखे रहते हैं, है नहीं, जेन भी हुई तेल में देख लूँ बाद में से करके। तो वो बेचारा हो राजा है, भाई है, बड़ा भाई है, ऐसे करके बात को मान गया कौन? दलगंजन सिंह। और दीवान जगबंधु को क्या कर दिया? रिहा कर दिया। तो दीवान जगबंधु थोड़ी छोटा मोटा आदमी थोड़ी था, भारी चालू आदमी था। वो गया राजमहल और पूरा सेना को लाया और पूरा सेना को ला के दलगंजन सिंह को गिरफ्तार कर लिया। और दलगंजन सिंह को गिरफ्तार करके कहाँ भेज दिया? रायपुर। जैसे ही दलगंजन सिंह को गिरफ्तार किया गया
तारापुर की जनता जो है ना, तारापुर क्षेत्र की जनता जो है और ज्यादा आक्रोशित हो गई। कर लत बढ़ाए रहे, अब जिन हमार बारे में सोचा थी तहुला धर के ले गए, ऐसे करके, है कि नहीं। तो ये जैसे ही दलगंजन सिंह को गिरफ्तार किया गया, तारापुर के क्षेत्र के लोग जो है क्या हो गए, और ज्यादा विद्रोह को बढ़ा चढ़ाकर करने लगे। तो पूरा ब्रिटिश शासन क्या हो गया, परेशान हो गया। तो नागपुर का एक अधिकारी था, है ना, नागपुर का रेजिडेंट अधिकारी था जिसका नाम था विल्किंस। क्या नाम था? विलियंस। क्या नाम था? जेम्स विलियंस। जेम्स विलियंस, ये नागपुर का रेजिडेंट था, जेम्स विलियंस। इसने पूरा जांच कराया कि आखिर तारापुर क्षेत्र में हो क्या रहा है ना, कि जनता इतना क्यों वहां पे गुस्सा है, दलगंजन सिंह को क्यों गिरफ्तार किया गया। इस नागपुर रेजिडेंट जेम्स जेम्स विलियंस ने पूरा जांच कराया। तो जांच करने पर पाया गया कि ये दीवान जगबंधु जो है गलत कर रहा है और दलगंजन सिंह क्या है, सही है ना। तो दीवान जगबंधु को उसके पद से हटा दिया गया और दलगंजन सिंह को रिहा कर दिया गया। और इस तरह ये तारापुर विद्रोह जो है 1842 से चालू हुआ था, जो 1854 में क्या हो गया, समाप्त हो गया। कौन सा विद्रोह था? तारापुर विद्रोह। कौन सा विद्रोह था? तारापुर विद्रोह। तो तारापुर विद्रोह कब हुआ? 1842 से 1854। राजा कौन था? भूपाल देव, है ना। इस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? दलगंजन सिंह। इसमें दीवान कौन था? जगबंधु। दीवान कौन था? जगबंधु, ठीक है। किसके द्वारा जांच कराया गया? तो नागपुर रेजिडेंट जेम्स विलियंस के द्वारा जो है जांच कराया गया। और किसको? इस राजा दीवान जगबंधु को पद से हटा दिया गया और दलगंजन सिंह को जो है रिहा कर दिया गया। और ये तारापुर विद्रोह जो है वो क्या हो गया? सफल हो गया। क्लियर है। इसके बाद हमको पढ़ना है मेरिया विद्रोह, उसके बाद पढ़ना है लिंगागिरी विद्रोह, उसके बाद पढ़ना है कोई विद्रोह, उसके बाद मुड़िया विद्रोह, और उसके बाद पढ़ना है कौन सा? भूमकाल विद्रोह। तो एक ठोर पढ़ लेते हैं, फिर बाकी 4 को पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। चलो, तो इसके बाद पढ़ते हैं हम कौन सा विद्रोह? मेरिया विद्रोह। मेरिया विद्रोह, ये वही राजा है क्या, भूपाल देव, जिसके ऊपर क्या लगाया गया था? नरबली का आरोप लगाया गया था। और इसका बेटा कौन हुआ? भैरम देव। पूरा खदर बदर हो गया। भैरम देव, ठीक। मेरिया विद्रोह, ये मेरिया होता क्या है? ठीक, जैसे किसी के घर में बच्चा पैदा हुआ, ठीक है, छठी में जाए मत सोचो, पहले कहानी सुनो। किसी घर में बच्चा होता है तो डायरेक्ट उसका नामकरण रखते हैं क्या? नहीं। कोई आएगा, बुआ आएगा, मोर घर चिंटू आ गई से की, तो कोई ओकर मामा ही अरे गोलू आ गई से की, है नहीं, तो लड़की हुई तो नोनी आ गई से। अलग अलग नाम रखते हैं कि नहीं, किसी का नाम चिंटू, किसी का नाम पप्पू, ऐसे करके। लेकिन बस्तर क्षेत्र में जब कोई अपने बच्चे को बलि देने के लिए पैदा करता था, है ना, भगवान से प्रार्थना करता था मंदिर में जाके कि मोर घर में स्कूटी लेवा देवे, तब मैं अपन चौथा बच्चा ला का कर हूँ, बलि दूँ, है ना। तो कोई बोलता था मोर घर में ट्रैक्टर आ जी, है नहीं, तो मेरे दूसरे बच्चे को बलि। ऐसा कोई भी मन्नत करके अपने बच्चे को क्या किसके लिए पैदा करते थे? बलि देने के लिए। तो जैसे ही वो बच्चा पैदा होता था तो उसका नाम चिंटू, पप्पू, गोलू न रखकर उसको क्या कहा जाता था? मेरिया कहा जाता। जो बच्चा किसके लिए पैदा होता था? बलि के लिए पैदा होता था, उसको क्या कहा जाता था? मेरिया कहा जाता था। क्लियर है। और ये उस समय सही माना जाता था भाई, बस्तर क्षेत्र में उस समय क्या माना जाता था? सही माना जाता था। अब इस भूपाल देव के समय जिसके ऊपर क्या लगा था? नरबली प्रथा का आरोप लगा था कि नरबली प्रथा कराता है ये राजा, ऐसे करके। तो उस समय बस्तर क्षेत्र में ये प्रथा जायज थी, हर लोग करते थे, राजा करता था, जनता करता था, सब करता था, नरबली प्रथा जो है चल रही थी। लेकिन कोई पढ़ा लिखा इंसान आएगा, अभी आप लोग को ऐसा करने के लिए बोला जाएगा तो आप लोग करोगे जी? हैं, उसको उसी समय उसी को बलि दे दोगे जिसको जो बोलेगा, है नहीं। तो अंग्रेज लोग आए तो उनको ये प्रथा जो है क्या लगी? असभ्य लगी, कि ऐसे सभ्य लोग नहीं करते हैं, ये असभ्य लोग। इसीलिए नरबली प्रथा पर उन्होंने प्रतिबंध लगाने को कहा गया, है ना। और इसीलिए इस राजा के ऊपर क्या लगाया था? नरबली प्रथा लगाकर अभियोग चलाया गया था कि तुम लोगों का क्या करते हो? बलि देते हो, ऐसे करके। तो पूरा नरबली प्रथा चलता है ऐसे करके। और कौन से मंदिर में? दंतेश्वरी मंदिर में चलता है करके। 1842 में दंतेश्वरी मंदिर को पूरा क्या कर दिया? सैनिक से घेर दिया गया।
सैनिकों से घेर दिया गया है ना, सैनिकों का घेराव कर दिया कौन से मंदिर में, दंतेश्वरी मंदिर में। अब सैनिक लोग को पूरा चारों तरफ दंतेश्वरी मंदिर में कटाकट पहरा लग गया है, तो कोई व्यक्ति जाकर वहां पर नरबलि कर सकता था क्या, नहीं कर सकता था। तो 22 साल तक ऐसा ये सेना जो है घेरे रहे थे, कितने साल तक, 22 साल तक, ठीक है। अब इस समय क्या हुआ कि अब जो है वहां की जनता जो है बलि देने नहीं जा सकती थी, है ना, तो वहां पर नरबलि चोरी छुपा चलता था। तो वाकई में नरबलि होता है कि नहीं होता है, इसके लिए एक जांच अधिकारी भेजा गया। उस जांच अधिकारी का नाम था मैकफरसन, मैकफरसन, ठीक है। तो मेरिया विद्रोह में नरबलि प्रथा के समय बलि के जांच करने के लिए कौन अधिकारी आया था, तो कौन आया था, मैकफरसन, ठीक। अब नरबलि प्रथा हो रहा है ऐसा पता चल गया, पूरा दंतेश्वरी मंदिर को 22 सैनिकों से क्या कर दिया गया, घेर दिया गया। अब नरबलि प्रथा जो है दंतेश्वरी मंदिर में क्या हो गया, बंद हो गया। लेकिन सब बदना बड डरे है, बलि देना है कि नहीं देना है, देना है। तो जनता ने क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया। इसी को क्या कहा गया, मेरिया विद्रोह कहा गया। और इस मेरिया विद्रोह का जो मुख्य कर्ता धर्ता था वो था कौन, हिरमा मांझी। कौन था, हिरमा मांझी। इसी के नेतृत्व में जो है जनता ने मेरिया विद्रोह यानी नरबलि प्रथा जो बंद थी वो चालू रहे ऐसा करके विद्रोह कर रहे हैं कौन लोग, हिरमा मांझी के नेतृत्व में पूरा जनता, है ना, पूरा जनता 22 साल तक पूरा जो है ऐसा कटाकट जो है, जो दंतेश्वरी मंदिर है वो सैनिक से घिरा रहता था। और लोग जो है नरबलि प्रथा के लिए क्या करते थे, मंदिर में जाने के लिए उन सैनिकों के साथ हाथापाई करते थे। और जो विद्रोह कहलाता था वो किसके नेतृत्व में हो रहा था, हिरमा मांझी के नेतृत्व में हो रहा था। अंत में एक अंग्रेज अधिकारी आया जिसका नाम है कैंपवेल, कैंपवेल, ये अंग्रेज अधिकारी आया। और इस अंग्रेज अधिकारी ने इस विद्रोह के जो लोग थे है ना उनको समझाया कि ये जो है वो कर रहे हैं वो गलत है, ऐसा वैसा करके। और इसी कैंपवेल के द्वारा इस मेरिया विद्रोह का दमन किया गया 1863 में। कब दमन किया गया, 1863 में। तो इस तरह ये जो मेरिया विद्रोह है 1842 से लेकर कब तक चला, 1863 तक चला। तो मेरिया विद्रोह से, नरबलि प्रथा से संबंधित विद्रोह कौन सा है बोलेगा तो कौन सा है, मेरिया विद्रोह। किस राजा के समय हुआ था, भूपाल देव और भैरम देव, ठीक है। कब से कब तक हुआ था, 1842 से 1863। इसमें कौन था नेतृत्वकर्ता, हिरमा मांझी। जांचकर्ता अधिकारी कौन था, मैकफरसन। और इसका दमन किसने किया, कैंपवेल। तो ये था आपका 4 विद्रोह, हलवा विद्रोह, एक था परलकोट विद्रोह, एक पढ़े कौन सा, तारापुर विद्रोह, और एक कौन सा है, मेरिया विद्रोह। बचे हुए विद्रोह को पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना।